Hello everyone, welcome to All Aboard. This is the part 5th and the final part of your RBI Circular 2025 April, right? If you are preparing for your RBI Grade B examination, you can start your journey with us. You can also download the All Aboard application and you will get all the PDFs related to YouTube sessions on this application. You can also download previous year questions from our application and start practicing for the PYQs related to all the regulatory bodies. Link is there in the description. Let's start RBI Circulars April part 5th and the final part. So ये वाला नोटिफिकेशन आपका, ये वाला सर्कुलर आपका 21 अप्रैल को आया था. Basel III framework on the liquidity standards related to liquidity coverage ratio. Review of haircuts. तो देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है. These are some of the basics of finance terminologies. पहली आ गई हेयर कट ऑन दी HQLA यानी कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स. कोई टेंशन लेने के लिए बात नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक्स समझने वाले हैं. पहले हम देखेंगे लिक्विडिटी कवरेज क्या होता है, HQLA क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा हेयर कट्स क्या होता है. ठीक है. एंड रिव्यू ऑफ कंपोजिशन एंड रन ऑफ रेट्स. अब एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, रन ऑफ रेट्स ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट्स. तो कुछ कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर रन ऑफ रेट का भी रिव्यू हुआ है. तो इस सर्कुलर के अंदर दो पार्ट्स हैं, आपके नोटिफिकेशन में दो पार्ट है. सबसे पहले तो LCR रिलेटेड, उसकी हेयर कट का रिव्यू हुआ है, और किस चीज का रिव्यू है, रन ऑफ रेट्स का रिव्यू हुआ है. रिव्यू रिलेटेड टू द हेयर कट्स ऑन दी LCR के अंदर जो हाई क्वालिटी एसेट्स होती है ना, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, इनका रिव्यू हो गया हेयर कट का इनके. और रन ऑफ रेट्स ऑन सर्टेन डिपॉजिट्स. तो कुछ डिपॉजिट्स के ऊपर रन ऑफ रेट्स का भी रिव्यू हुआ है. ठीक है. देखो सबसे पहले चालू करने से पहले समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशो के अंदर लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है. ठीक है. ऐसा रेशो जो हमारी लिक्विडिटी को कवर कर पाए, वेदर वी आर एबल टू कवर द लिक्विडिटी रिस्क और नॉट, दैट इज द फर्स्ट मीनिंग. ठीक है. सो बैंक मस्ट होल्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLA फॉर 30 डेज ऑफ स्ट्रेस. क्या हम इतने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मेंटेन कर रहे हैं कि अगले 30 दिन तक जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, जो भी हमारे पे आउट्स हैं, वी कैन इजीली मीट आउट देम. ठीक है. इनको बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट. आज मान लो मैं एक शेयर खरीद के बैठा हूं, तो दैट माइट नॉट बी अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, पर मेरे पास कैश का बैलेंस है, मेरे पास 5-6 दिन में कहीं से पैसा आने वाला है. दीज आर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स. सही है. ये हाईली लिक्विड है और हाई क्वालिटी के हैं. हाई क्वालिटी मतलब इनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है, मुझे लॉस नहीं होने वाला है, मैं इनको इजीली लिक्विडेट कर सकता हूं. तो अगले 30 दिन की लायबिलिटीज को इनकर करने के लिए डू आई हैव इनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, एंड दैट्स व्हाट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज ऑल अबाउट. इट इज एम्ड टू इंश्योर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. क्या मैं मेरे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, एक बैंक अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पा रहा है. द LCR इज मैंडेटेड टू इंश्योर दैट कैन बैंक रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू पोटेंशियल लिक्विडिटी डिसरप्शन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मान लो बहुत सारे लोग आ गए, विड्रॉल करने लग गए, तो क्या मैं इतना कैपेबल हूं एज अ बैंक कि प्रॉम्प्टली ये वाली रिस्क को हैंडल कर पाऊं, लिक्विडिटी रिस्क मिटिगेट कर पाऊं. सो हियर द बैंक्स मस्ट हैव अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू सर्वाइव एन एक्यूट स्ट्रेस सिनेरियो लास्टिंग फॉर 30 डेज. अगले 30 दिन के अंदर मैं कितना बढ़िया से मैनेज कर पा रहा हूं मेरी लायबिलिटीज को बाय यूजिंग माय HQLA, एंड दैट्स व्हाट LCR इज ऑल अबाउट. सही है. HQCL ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई इनकम्बरेंस नहीं होता, राइट, हाईली लिक्विड होते हैं और इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी लिक्विडिटी हमको नीड होती है. LCR का फॉर्मूला होता है HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, डिवाइडेड बाय द टोटल नेट कैश आउटफ्लो. कितना कैश आउटफ्लो है अगले 30 कैलेंडर डेज के अंदर. सो अगले 30 कैलेंडर डेज के अंदर मुझे लोगों को कितना पैसा पे करना है, वो मेरा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, मेरा HQLA आ जाएगा. राइट. सो HQLA डिवाइडेड बाय नेट
कैश आउटफ्लो इन द नेक्स्ट 30 डेज। सही है। आरबीआई ने बोल रखा है कि यार एलसीआर जो है वो कम से कम 100% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। 100% तो एट अ मिनिमम लेवल होना ही चाहिए। ओके, सो 1 जनवरी 2015 को ये वाला इंप्लीमेंट हुआ था और वहां पे हमने डिसाइड किया था कि 1 जनवरी 2019 को हमने डिसाइड किया था कि यार कम से कम 100% तो ये होना ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो न्यूमरेटर है, राइट, HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो एक तो अनइनकम्बर्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इजीली कैश फ्लो के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड हो जाए मार्केट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। हम उसको क्या करें, इजीली लिक्विड के अंदर, फॉर्म के अंदर, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर पाए इजीली। ओके, सो इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एट लिटिल और नो पॉसिबल वैल्यू। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर मेरे पास तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है पर उसके अंदर कुछ लॉस हो रहा है, स्टिल आई एम एबल टू लिक्विडेट इट इमीडिएटली। मैं तो अभी जाऊंगा डीमैट अकाउंट में सेल ऑर्डर कर दूंगा और उसको बेच दूंगा, मेरे डीमैट में पैसा आ जाएगा। बट दैट इज नॉट एट ऑल अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर आपको लॉस हो रहा है, आपने लॉस पे बेचा रहे। लॉस पे तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं आज, राइट, पैसा रेस करने के लिए। सो दैट इज नॉट अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। दैट कैन बी अ लिक्विड एसेट, यू आर इमीडिएटली लिक्विडेटिंग इट, बट दैट्स नॉट हाई क्वालिटी बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू, राइट। सही है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखो अब बात करते हैं हेयर कट की, कि हेयर कट क्या होता है। फाइनेंस में हेयर कट का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू में से, आपकी मार्केट वैल्यू में से एक सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट किया जा रहा है टू अकाउंट फॉर द रिस्क। मान लो बॉन्ड की वैल्यू चल रही है 100 करोड़, पर आरबीआई 5% का हेयर कट करना चाह रहा है। व्हाई? ताकि रिस्क एलिमिनेट हो जाए यहाँ पे। सो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भले 100 करोड़ है पर मैं उसको 95 करोड़ पे ही मानूंगा, 5% में उसका हेयर कट कर रहा हूं टू अकाउंट फॉर एनी काइंड ऑफ रिस्क। सही है। सो इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 95 करोड़ हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 100 करोड़। कहां पे हेयर कट अप्लाई होता है? तो देखो आरबीआई रेपो ऑक्शंस के अंदर हेयर कट अप्लाई होते हैं। बेसल 3 में जो हम एलसीआर पढ़ रहे हैं इनके ऊपर भी वैल्यूएशन ऑफ HQCL के अंदर काफी सारे हेयर कट्स अप्लाई होते हैं। सेबी के मार्जिन रिक्वायरमेंट में और नॉर्मल बैंक लोन भी जब आप लेने जाते हो तो आप मान लो आपने 100 रुपए की सिक्योरिटी दी तो क्या आपको पूरा 100 रुपए का लोन मिल जाता है? क्या नहीं मिलता है। व्हाई? बिकॉज बैंक भी हेयर कट में बिलीव करता है लोन देते टाइम भी। सही है। रन ऑफ रेट्स, रन ऑफ रेट का क्या मतलब होता है समझना। इट इज अज्यूम्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल्स दैट अ बैंक एक्सपेक्ट्स इन 30 डेज स्ट्रेस सिनेरियो। अगले 30 दिन के अंदर, इन द नेक्स्ट 30 डेज मेरे पास कितने डिपॉजिट विड्रॉल्स आने वाले हैं, कितने लोग पैसा निकालने वाले हैं बैंक्स में से, एंड दैट्स रन ऑफ रेट्स। ठीक है, कितने लोग पैसा लेके जाने वाले हैं, दैट्स व्हाई नाम में क्या, रन ऑफ रेट्स। ठीक है। सो रन ऑफ रेट इज द एक्सपेक्टेड पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट कुड बी विड्रॉन फ्रॉम अ बैंक इन अ लिक्विडिटी क्राइसिस। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखो एक तो HQLA का एकदम से सडन आउटफ्लो हो जाएगा तो हम उसको पहले ही क्या कर पा रहे हैं, रेगुलेट कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। हमको पता है कितना अगले 30 दिन के अंदर आउटफ्लो होने वाला है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू कंप्यूट दी LCR। अगर ज्यादा रन ऑफ रेट हो रहा है मतलब ज्यादा लिक्विडिटी रिस्क है और हमको ज्यादा कैश होल्ड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर लिक्विडिटी पोजिशन। सही है। अब पढ़ते हैं सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ था क्या था। तो बैंक क्या बोल रहे हैं, देखो आरबीआई क्या बोल रहे हैं, बैंक को एक एडिशनल 2.5% रन ऑफ फैक्टर फॉर रिटेल डिपॉजिट्स रखना पड़ेगा जो कि IMB फैसिलिटी से आई है। IMB मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी की वजह से आई है। तो जो भी डिपॉजिट्स हैं जो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हैं, उसके अंदर एडिशनल 2.5% का रन ऑफ फैक्टर रखना पड़ेगा। सर क्यों रखना पड़ेगा? अरे यार जो मोबाइल बैंकिंग से हुई है, जो नेट बैंकिंग से हुई है, अब कराई उसने ऑनलाइन है तो तोड़ भी वो ऑनलाइन सकता है। मानते हो कि नहीं? एक होती है फिजिकल FD, मैं बैंक गया, FD करवाई, घर पे आ गया। सही है। अगले दिन बैंक FD बना के मुझे पेपर दे देगा, ये होती है फिजिकल FD। एक होती है ऑनलाइन FD, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, मोबाइल बैंकिंग पे मैंने क्या किया, FD करवा दी। जितनी इजीली FD मोबाइल बैंकिंग पे होती है, इंटरनेट बैंकिंग पे होती है, उतनी जल्दी वो टूट भी सकती है। इसके अंदर एक एडिशनल क्या रखो, एडिशनल रन ऑफ फैक्टर रखो फॉर रिटेल डिपॉजिट जो कि कहां से हुई है,
IMB इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग से हुई है, कितना रखो 2.5%, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इन लिमिट्स को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो समझना, यहां पे एडिशनल रन ऑफ फैक्टर की बात हुई है, किस पे, रिटेल डिपॉजिट्स पे, जो कि कहां से हुई है, IMB फैसिलिटी इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग से हुई है। तो दो बातें हो सकती है, या तो ये स्टेबल डिपॉजिट है या फिर ये अनस्टेबल डिपॉजिट है, लेस स्टेबल डिपॉजिट है। अगर स्टेबल डिपॉजिट है तो आप कितना रखोगे, 2.5% का एडिशनल रन ऑफ फैक्टर रखोगे। अगर लेस स्टेबल डिपॉजिट है तो आप क्या करने वाले हो, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है 7.5%, सही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। अच्छा, तो ये जो 7.5% है ना, ये बेसिकली रिवाइज डिपॉजिट हो गई है स्टेबल की, ओके, स्टेबल की। तो पहले क्या होता था ना, देखो 5% हुआ करती थी स्टेबल की, सो उसके ऊपर एडिशनल कितना रख दिया हमने, 2.5% रख दिया, तो अब कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 7.5% इन केस ऑफ स्टेबल डिपॉजिट। लेस स्टेबल के अंदर 10% हुआ करती थी, जस्ट डबल हुआ करती थी, देखो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 10% है, उस पर भी 2.5 का हम एडिशनल रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब वो 12.5% हो जाएगा फॉर अनस्टेबल या लेस स्टेबल डिपॉजिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट फॉर्मेट में दे दिया है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हो अब, ओके। अब लेवल 1 HQLA जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उनको क्या बोलते हैं, लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम हमेशा जनरली करंट मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, उनसे ऊपर वैल्यू नहीं करना है, ऐसा सर्कुलर बोलता है, shall not be valued at an amount greater than the current market value of that security, और उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हेयर कट्स हमको लगाने पड़ेंगे, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि एप्लीकेबल हेयर कट्स लगाओ किस पे, आपके लेवल 1 सिक्योरिटीज जो भले ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, स्टिल उसके ऊपर हेयर कट्स लगाओ, राइट। पूरा का पूरा उसको यूज मत करो फॉर द LCR पर्पस, राइट, लिक्विडिटी कवरेज रेशो पर्पस। उसके बाद अगर कोई नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट है, नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट है, इस कॉन्ट्रैक्चुअली प्लेज्ड एज कोलेटरल, उसको आपने एज अ कोलेटरल दे दी है टू सिक्योर अ काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी और लोन। आपने एक FD को एज अ क्रेडिट फैसिलिटी यूज किया, एज अ सिक्योरिटी यूज किया, कोलेटरल यूज किया, और उसके अगेंस्ट में आपने लोन उठा लिया है, तो उसको आप क्या मानोगे, कॉलेबल ही मानोगे फॉर द पर्पस ऑफ LCR पर्पस, ओके। ये और चीज आपको याद रखनी है, राइट। उसके बाद देखो पहले क्या प्रोविजन था, पहले प्रोविजन था कि अगर आपके पास कोई डिपॉजिट्स आ रहे हैं HUF से, पार्टनरशिप फर्म, AOP, ट्रस्ट एक्सेट्रा, तो उन डिपॉजिट को हम अदर लीगल एंटिटीज के अंदर डालते थे, OLE के अंदर डालते थे, राइट, और उसके ऊपर 100% का रन ऑफ रेट लगाते थे, ओके। अभी क्या नया प्रोविजन है वो समझना, बेस्ड ऑन द रिव्यू, देखो रिव्यू हुआ था, मैंने आपको बोला था रन ऑफ रेट का रिव्यू हुआ था, तो उसका रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि OLE कैटेगरी के अंदर शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो OLE कैटेगरी के अंदर अब कौन कौन आने वाले हैं, बैंक्स आ गए आपके, इंश्योरेंस कंपनी आ गई, राइट, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, एंड एंटिटीज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो ऐसे बिजनेस जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में, वो सब आ गए। 10 फंडिंग फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज, अब जैसे जो नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज हो गई, जैसे ट्रस्ट हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLPs हो गई आपकी, और अदर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हो गई, उनको हमने क्या कर दिया, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स का नाम दे दिया, एंड शैल अट्रैक्ट अ रन रेट ऑफ 40% एज अगेंस्ट दी 100% करंटली प्रिस्क्राइब। तो पहले 100% लगाते थे इन पे, अब कितने लगा दिए, 40% लगा दिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले सब पे 100% हुआ करता था, अब OLE पे यानी कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल एंटिटीज, इनके ऊपर 100% है, पर
नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज पे अब सिर्फ 40% का रन ऑफ रेट होने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो अगला नोटिफिकेशन बहुत ही सॉर्टेड है, वो बोल रहे हैं 22 अप्रैल को आया, ये बोल रहे हैं कि माइग्रेशन कर लो किस पे, .bank.in डोमेन पे कर लो। तो मैंने आपको बताया था, देखो 2 डोमेन आई है, जो बैंक्स है उनको क्या करना है, bank.in पे माइग्रेट करना है, और जो अदर नॉन बैंकिंग कंपनीज है उनको fin.in डोमेन पे माइग्रेशन करना है, राइट। क्यों करना है, ताकि साइबर सिक्योरिटी रिस्क एलिमिनेट हो जाए। देखो यहां पे लिखा हुआ है एनहांसिंग ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू बैंक इन एंड फिन इन डोमेन, द बैंक इन फॉर बैंक टू कॉम्बैट द इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड इन द डिजिटल पेमेंट्स वाज अनाउंस। तो जितने देखो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑल, एक फ्रॉड होता है फिशिंग फ्रॉड, ठीक है। इसका मतलब आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेके गए जो बिल्कुल HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसी दिख रही है, पर वो हैकर की वेबसाइट है, और वो बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। तो क्यों ना मैं डोमेन नेम ही चेंज कर दूं, hdfc.bank.in पे लेके आऊं, राइट। नाउ दिस विल बी द ऑफिशियल वेबसाइट आने वाले टाइम के अंदर सारी बैंक्स की, bank.in डोमेन वहां पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होने वाला है, डेफिनेटली ये साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन करेगा और पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, लोग नेट बैंकिंग ज्यादा यूज करना चालू कर देंगे, सही है। अच्छा, ये कौन ऑपरेशनलाइज कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। देखो यार सर्कुलर तो अभी आया है, पर हम इसको फाइनेंस करंट अफेयर्स में कब से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आई होप ये वाला तो आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हमको याद होना चाहिए, और ये नए ट्रांजिशन भी हमको याद होने चाहिए, सही है। अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली bank.in की बात करिए यहाँ पे, तो उसके ट्रांजिशन के अंदर 31 अक्टूबर 2025 से ज्यादा लेट और मत होना। बाय 31 अक्टूबर 2025 सारे बैंक्स क्या होंगे, bank.in के ऊपर आ जाएंगे, ओके। तो यही चीज कवर करता है। अगला मास्टर डायरेक्शन है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर द फेमा 1999। तो यहाँ पे 2 सर्कुलर्स हम कवर करने वाले हैं जो 22 अप्रैल को आए थे। अब सेक्शन 15 फेमा क्या बोलता है कि मैं कंपाउंड कर पाऊंगा, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू कंपाउंड दी कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हो चुका है, ठीक है, आपने कोई रूल ब्रेक किया है फेमा का, तो आरबीआई के पास पावर है कि वो उसको कंपाउंड कर पाएगा। कंपाउंड का मतलब देखो, अगर कोई डिफॉल्टर होता है वो वॉलंटरी एडमिट कर लेता है कि यार हाँ मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया है, हाँ मैंने रूल तोड़े हैं, तो एक काम करो, उसको पेनल्टी ले लो उससे, राइट, और उसको जाने दो यार, उसके अंदर उसको कोर्ट कचहरी में मत लगाओ, ऑल द लीगल प्रोसेसेस के अंदर ही डोंट नीड टू पार्टिसिपेट, ही जस्ट हैव टू पे अ पेनल्टी, राइट, ही नीड्स टू एडमिट द कॉन्ट्रावेंशन, ही नीड्स टू पे अ पेनल्टी, और एडजुडिकेशन रहने दो, सही है। अभी ये किस पे एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 13 के अंदर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है फेमा पे, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग करवा सकते हो। पर अगर सेक्शन 3A के अंदर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसके अंदर आप कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते हो, ठीक है। 3A के अंदर आप कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते हो। आरबीआई हैज 180 डेज टू डिस्पोज ऑफ द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। तो आपने अगर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन दी है, आपने एडमिट किया है कि आपने रूल तोड़ा है, तो आरबीआई को 180 दिन के अंदर क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है। यहाँ पे ये टाइमलाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, सही है। ये पेनल्टी दे रखी है, देखो मैक्सिमम पेनल्टी अंडर एडजुडिकेशन, अगर एडजुडिकेशन होता है तो कितनी पेनल्टी, अप टू 3x द सम इन्वॉल्व्ड। आप अगर क्वांटिफाई कर सकते हो कि अच्छा कितने रुपए का नुकसान हुआ है कॉन्ट्रावेंशन करने की वजह से, तो 3x कर दो उसका, ठीक है। या फिर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो 2 लाख रुपए ले लो पेनल्टी के। और अगर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन है, बार बार सामने वाला वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो 5,000 रुपए पर डे की भी पेनल्टी है, ठीक है। एंड दैट्स द मैक्सिमम पेनल्टी विच हैज बीन स्टेटेड हियर। तो सेक्शन 13 में ये पेनल्टी दे रखी है कि अगर फेमा का कोई भी रूल कॉन्ट्रावीन हुआ तो ये पेनल्टी लग सकती है। आप इस पैरा के अंदर पढ़ सकते हो, ये बेयर एक्ट का ही प्रोविजन है, ठीक है। इसी को ही मैंने चार्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिया है। अच्छा, सेक्शन 3A क्या बोलता है, सेक्शन 3A का कोई भी ऑफेंस होता है तो वो क्या होगा, कंपाउंडिंग नहीं होगी। पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सेक्शन 3A है क्या वैसे, तो देखो इट प्रोहिबिट्स डीलिंग इन ट्रांसफरिंग फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज टू एनीवन अदर देन द ऑथराइज्ड पर्सन। अगर आपने ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी और को ट्रांसफर करी है सिक्योरिटीज या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर करी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सेक्शन 3A का वायलेशन हो जाएगा, ओके।
मतलब आपको किसके थ्रू चलना है, हमेशा ऑथराइज पर्सन के थ्रू चलना है। अगर यही आपने फॉलो नहीं किया तो इस चीज की कंपाउंडिंग नहीं कर पाएगा आरबीआई, दैट्स रिटन इन योर सर्कुलर। सही है। अच्छा, क्या चीज कौन कंपाउंड करता है, तो कंपाउंड रीजनल ऑफिसेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, हमने डिटेल के अंदर इस वाले सर्कुलर को भी कवर किया था। सही है। कुछ और वायलेशंस होते हैं, जैसे लाइसेंस ऑफिस हो गया, एनआरएफसी का हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया, तो फेड को सेल करता है न्यू दिल्ली का। ओके, एप्लीकेशन कैसे होगी, तो प्रवाह पोर्टल के थ्रू होगी या फिर फिजिकल सबमिशन में होगी। देखो, आप ऐसे ही कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी, एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल है, कंपाउंडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं आपको रिफंड मिल जाएगा 10,000 का, ये पूरे साफ हो जाएंगे आपके। ओके, सो दिस इज अ नॉन रिफंडेबल फीस ईयर। ओके, ये बेसिकली आपके सर्कुलर में यही चीजें मेंशन्ड है यहाँ पे। अब कुछ केस के अंदर आप कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते हो। देखो, अगर आप रिपीटेडली ऑफेंस कर रहे हो विद इन 3 years ऑफ द प्रीवियस कंपाउंडिंग, कुछ साल पहले ही आपने कंपाउंडिंग करवाई, ठीक है, फिर उसके बाद आपने फिर ऑफेंस कर दिया 3 साल के अंदर ही, तो अब आपको वापस कंपाउंडिंग के लिए नहीं करने दिया जाएगा। या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है आपकी ट्रांजेक्शन्स की वजह से, सेक्शन 3A का कोई वॉल्यूशन है, राइट, ये सब चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग अलाउड नहीं की जाएगी। ठीक है, कंपाउंडिंग का देखो प्रोसीजर गिवन है, और आपको 180 डेज वाली चीज यहाँ पे याद रखनी है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं और एग्जाम्पल्स गिवन है, वो आपको पढ़ने की नीड यहाँ पे नहीं है, राइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये अमेंडमेंट भी है, आगे हम इसका सर्कुलर भी देखने वाले हैं। देखो, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंपाउंडिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन, एक मैक्सिमम अमाउंट दे दिया कंपाउंडिंग का, जिसका कैप कितना रख दिया, 2 लाख रुपीज रख दिया है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए से ज्यादा आप यहाँ पे पेनल्टी मत लगाओ, ऐसा यहाँ पे मैक्सिमम कैप रख दिया है फॉर द इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। सही है, 2 लाख रुपए का कैप रख दिया, और यही अमेंडमेंट है आपके सर्कुलर के अंदर। अच्छा, पेनल्टी जो है वो आप 15 दिन के अंदर पे कर देना, और 2 घंटे के अंदर पे करते ही उसका कंफर्मेशन दे देना आरबीआई को वाया ईमेल। सही है। अच्छा, फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हमने, अगर जिसने इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर देख रखे होंगे, राइट, ये पर्टिकुलर का अलग से, इस सर्कुलर का अलग से वीडियो भी आया था, अगर आपने देख रखे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं देखे हैं तो आप ये वाले एमसीक्यू वापस देख सकते हो, इसके आगे मैं बाकी के सारे सर्कुलर्स भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, कितने टाइम लिमिट के अंदर आरबीआई को आपको कंपाउंडिंग ऑर्डर जो है वो पास करना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट वाज द टाइमलाइन, द टाइमलाइन हियर वाज 180 डेज, राइट, ऑप्शन डी। अच्छा, मैक्सिमम कंपाउंडिंग पेनल्टी कितनी होने वाली है जो रिवाइज्ड रूल्स के हिसाब से लगने वाली है, इट इज ई 300% ऑफ द सम इन्वॉल्व, अगर वो क्वांटिफिएबल है तो उसका 3x लग जाता है, राइट, ऐसा हमने सेक्शन 13 के अंदर देखा भी था, सेक्शन 13 या सेक्शन 15 था, राइट, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, फिक्स्ड एप्लीकेशन फीस कितनी है, अगर आपको फेमा के अंदर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन देनी है तो फिक्स्ड एप्लीकेशन फीस कितनी है, 10,000 की फिक्स्ड है, प्लस जीएसटी है ना, प्लस जीएसटी। कौन सा कॉन्ट्रावेंशन फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आपने ये ऑफेंस कर दिया तो आप वापस से कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते। देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आपने 3 साल के अंदर वापस कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर दिया है तो ऐसे ऑफेंस के लिए आप कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी डिफाइन कर दी है, अगर नॉन क्वांटिफाइबल है तो 2 लाख रुपीस की डिफाइन कर दी है। ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपको एटलीस्ट इस सर्कुलर से पता होने ही चाहिए। ओके, अगला, एक्सपोर्ट्स थ्रू वेयर हाउसेज इन द भारत मार्ट इन यूएई। तो देखो, यूएई के अंदर एक भारत मार्ट है, उसी के ऊपर ही एक रिलैक्सेशन आया है जो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज होने वाली है। ओके, टू फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स थ्रू द वेयर हाउसेज इन द भारत मार्ट, a multi-modal logistic network based market in the United Arab Emirates। So UAE के अंदर क्या बने हुए हैं, भारत मार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, वहां से इजीली एक एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, सेल्स कर सकता है।
So that will provide an Indian trader, exporter and manufacturer access to the market of UAE as well as the worldwide market. उनको relaxation दिया गया है। relaxation क्या है? Authorized dealer bank may allow the exporter to realize and repatriate the full export value of the goods exported to Bharat Mart within 9 months from the date of sale of the goods from the warehouse। अगर देखो आपने warehouse से भारत मार्ट से ही कोई सेल कर दिए तो उस सेल के 9 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा वापस इंडिया के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, एक्सपोर्टर जो है, आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स अब्रॉड को, राइट, बाहर आपने गुड्स बेचे, तो यू हैव टू ब्रिंग बैक द मनी इन इंडिया विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ द गुड्स। अरे इंडिया के अंदर से जब शिपमेंट हुआ वहां से 9 महीने के अंदर पैसा लाना है, उसको छोड़ के क्या कर दिया, उसको हटा के जब से आपने बेचा है भारत मार्ट से वहां से 9 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा लाना है, ऐसा डिसीजन कर दिया। इससे एक्सपोर्टर्स को काफी ईज हो गई, एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, यार सेल तो होने दो पहले, उसके बाद पैसा लाने की बात करेंगे, राइट। यही इस सर्कुलर के अंदर आपके कवर्ड है। उसके बाद नोट सॉर्टिंग मशीन के ऊपर एक ऑलरेडी एक सर्कुलर आया हुआ था, राइट, 2024 के अंदर। स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिवाइज टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन, तो उसका टाइमलाइन चेंज कर दिया। कब का टाइमलाइन रख दिया, अप टू 1 नवंबर 2025 उसका रिवाइज्ड टाइमलाइन यहां पे कर दिया है। तो 6 महीने से आपका टाइमलाइन बढ़ा दिया है, अप टू 1 नवंबर 2025 कर दिया। इतना सा ये नोटिफिकेशन है, सही है। आगे अच्छा ये वही है, देखो अमेंडमेंट टू द डायरेक्शन कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा, मैक्सिमम कैप कितना लगा दिया है यहाँ पे आपके 2 लाख रुपीज तक का कैप लगा दिया है फॉर कंपाउंडिंग अमाउंट, सही है। एंड दिस हैज बीन डन इन द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद आता है मास्टर डायरेक्शन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, अ स्कीम फॉर बैंक ब्रांचेस इंक्लूडिंग द करेंसी चेस्ट। समझना, ये एक इंसेंटिव देने का फ्रेमवर्क है फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नई करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करी, एक्सचेंज करी पुरानी करेंसी को, राइट, और करेंसी चेस्ट खोले। करेंसी चेस्ट क्या होता है, जहां पे करेंसी पड़ी होती है, सही है। सो यहां एक फ्रेमवर्क बनाया गया इंसेंटिव्स देने का बैंक्स को, उनको प्रमोट किया जाए ताकि क्या हो, देखो यार अल्टीमेटली आरबीआई को क्लीन नोट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। क्लीन नोट पॉलिसी, सबके हाथ में जो करेंसी हो एकदम क्लीन हो, सही है। सो यहां बैंक के लिए क्या बनाया गया, एक इंसेंटिव बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम। इसके अंदर मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए, सही है। अगर आपने देखो ओपन किया है या फिर आप ऑपरेट कर रहे हो एक करेंसी चेस्ट को किसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सही है, या हिली प्लेस के अंदर जहां पे गवर्नमेंट ने आपको बताया ऑफ जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हो गया, तो आपका 100% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर द रीइंबर्समेंट सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 50 लाख रुपीज। इतना आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका 100% आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। रेवेन्यू कॉस्ट का भी 50% तक आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द करेंसी चेस्ट ऑपरेशंस। तो जो भी उसको चलाने में खर्चे हो रहे होंगे उसके भी 50% तक आपको 5 साल तक रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। सो दिस इज अ इंसेंटिव स्कीम। अब देखो हर चीज का यहाँ पे इंसेंटिव गिवन है, तो इसको आप एक रीडिंग दे सकते हो, ठीक है। मेजर चीज आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक ये वाला आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो इतने सारे फिगर्स हैं कि नोट चेंज करवाने पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन करने पे क्या होगा, या आप सिर्फ इसको एक बार रीडिंग कर सकते हो, सही है। डिस्पेंशन ऑफ 100 एंड 200 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स टू एटीएम, तो एटीएम 100 और 200 के नोट भी देने लग जाए तो उसका एक टारगेट सेट किया है। एज पार्ट ऑफ एन एंडेवर टुवर्ड्स द एनहांसिंग पब्लिक एक्सेस to frequently used denomination of banknote, it has been decided by all the banks and white label ATMs to ensure that the ATM dispense 100 and 200 denomination banknotes on a regular basis। देखो ATM से 100 और 200 के नोट्स भी निकलते हैं, तो उसके लिए टारगेट सेट किया है सितंबर 2025 तक 75% of all the ATMs shall dispense either 100 or 200 denomination from at least one cassette। तो उसके अंदर जो कैसेट होती है ना, उसके अंदर कम से कम एक 75% ऑफ द एटीएम्स के अंदर एक कैसेट किसकी हो, 100 या 200 के नोट की हो। और मार्च 2026 तक 90% ऑफ द एटीएम उसके अंदर कवर हो जाने चाहिए, ऐसा यहाँ पे सर्कुलर आया है।
और उसके बाद लास्ट सर्कुलर आया है कि आप जो भी एप्लीकेशन देने वाले हो वो किसके थ्रू देने वाले हो, प्रवाह पोर्टल के थ्रू देने वाले हो। मैंने आपको बार बार बताया प्रवाह पोर्टल क्या होता है, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, सही है। तो यहाँ पे कंपलसरी हो चुका है कि अब आपको प्रवाह पोर्टल को यूज करना है फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन पर्पस, वैलिडेशन और ऑथराइजेशन, सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।